भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है पीर पंचाल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अव्वल तो वो पूरा कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में पूरा क्लीन स्वीप करेंगे और ख़ासकर पुंछ राजौरी को लेकर उनका ये कहना है कि पुंछ राजौरी में जो है वो जो रीजनल पार्टीज़ हैं हमारी, उनको जो है बड़ी हार का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है, या जैसे आपने लोगों के नब्ज़ की बात आपने की, कि आपको लगता है कि इस चीज़ का जवाब जो है लोग उनको देंगे? और हमने ये आंदोलन चलाया, पीर पंजाल में भी मैंने चलाया, तो हमने इनको प्रधान साहब को वहाँ राजौरी पुंछ का इंचार्ज बनाया था। और बाद में ये जब इलेक्शन हुआ तो एमएलए भी बन गए और बीजेपी के सदर भी बन गए। बड़ी बात है पुंछ राजौरी के लिए कि नेशनल पार्टी के सदर हैं। लेकिन बस ये कल से शुरू हो गया है उनका हार जीत का सिलसिला। मुझे लगता है खुद उनकी सीट खतरे में है। लेकिन अगर हम पीछे जितने जलसे जुलूस जो है वो पीर पंचाल में हुए, ख़ासकर पहाड़ी रिजर्वेशंस या बाकी इश्यूज़ को लेकर, तो हमने देखा कि लोगों ने एक अच्छी खासी तादाद जो है वो जलसों में दिखाई। आपको क्यों नहीं लगता कि वो लोग जो है वोट बैंक में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे? इनकी जो अपनी पॉलिसी है, आप देखिए जो इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, इसके हक में कौन है मुझे बताइए। इसके हक में ना ही तो हिंदू है, ना मुसलमान तो है ही नहीं, हिंदू भी नहीं और ट्राइबल नहीं, आपका जैन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है। अब जो इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो हैं वो अवाम दुश्मन है। लेकिन राणा साहब, आप ये चीज़ मानेंगे कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इस टाइम जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, लोग कहीं ना कहीं जो है अब परेशान हैं, तंग है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, लोगों के जो बेसिक और बुनियादी मसाइल हैं वो रह गए हैं। इनके हाथ से सिस्टम निकल चुका है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब उनमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है जी। जो हमारे लोकल आईएएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर लोग हैं, उनको आपने कोई बड़ी असाइनमेंट नहीं दी हुई है और वहाँ भी लॉबी सिस्टम है। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो या ना हो, लेकिन सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू आए और उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, फायर ब्रांड लीडर जावेद राणा साहब। राणा साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वेलकम। राणा साहब, थोड़ा सा पुंछ राजौरी से ही शुरू करना चाहूँगा। पिछले लगभग 1 साल से देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सियासत जो है वो पीर पंचाल की तरफ ही देखी गई है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जितनी भी इम्पोर्टेंट विज़िट्स वीवीआईपीज़ की लेकर हम रखें तो वो पीर पंचाल में हुई। उसके अलावा आपकी जो 8 सीटें हैं उन पे बड़ा फोकस है, और जम्मू प्रोविंस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर की तरह जो है उन सीट्स को जो है वो देखा जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है। जैसे हम रिजर्वेशंस की ही बात को लेकर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उन 8 सीटों में से अगर मेजॉरिटी सीट्स जो है वो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन यानी हम बीजेपी की बात करें वो हासिल कर लेती तो कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस को जो है वो काबू करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। उनको लगता है कि चिनाब वैली में उनका होमवर्क जो है वो पूरा हो चुका है और अब जो बकाया का होमवर्क पीर पंचाल के लिए है, जिसमें रिजर्वेशन सबसे पहला आता है, तो वो होमवर्क करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पीर पंचाल में जो है वो हावी पड़ सकती है। सबसे पहले आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पॉलिटिकल हलचल की बात है वो तो हमेशा पीर पंजाल में रही है और पीर पंजाल की तारीख जो है, हिस्ट्री जो है, बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे जी, तो सिंस लॉन्ग बैक 47 से पहले भी देखेंगे तो पीर पंजाल में, और ये जो हमारा अर्सवाइल पीर पंजाल जिसको हम कहेंगे, लंबा चौड़ा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भी हम बात करेंगे और ये लेके तो बड़ा एरिया था, तो इसमें हमेशा रहा है। लोग पॉलिटिकल जहन के हैं और पॉलिटिक्स से लोगों को काफ़ी लगाव रहा है। ये अलग बात है कि आपने हमें कोई इतना बड़ा सियासी रहनुमा पैदा नहीं करने दिया, लेकिन
पीर पंजाल के लोगों ने सियासी लोगों को पैदा किया है, वो स्टेट लीडरशिप हो या नेशनल लेवल की लीडरशिप हो। हमने हमेशा एक पॉलिटिकल एक सिस्टम में हमारा हिस्सेदारी रही है और भरपूर हिस्सेदारी रही है। जहाँ तक बीजेपी का मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, इसकी आपने बात की कि वो खिता जनाब में अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, अब पीर पंजाल में है। मुझे तो लगता नहीं है, उन्होंने तो अपना काम तो पूरी स्टेट में मुकम्मल कर दिया हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने स्टेट को तोड़ दिया, यूटी बना दिया, 370 को तोड़ दिया, 35A को तोड़ दिया, तो आप जनाब और पीर पंजाल की बात मत करें ना, आप जम्मू कश्मीर की बात करें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया कि कभी हिस्ट्री में, तारीख में आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई स्टेट तोड़ के यूटी बनी है। वो तो उन्होंने बड़ा काम किया है, वो इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। अब चन्हाब की बात कर लें तो वहाँ भी कोई मार्का उन्होंने मारा नहीं। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन जो वक्त से पहले उन्होंने करवाई, वहाँ उन्होंने 5-7 सीटें जो हैं यहाँ निकालने की कोशिश की, और उस पर भी वो जो है वो मुझे लगता है अब उनको समझ आई है कि जो सीटें हमने यहाँ क्रिएट करवाई हैं डिलिमिटेशन कमीशन से, वो भी शायद वहाँ भी उनका जो है कोई ग्रिप बन पा नहीं रही। अगर ग्रिप बनती तो इलेक्शन करवाते। तो कुल मिला के बीजेपी के खिलाफ जो है एक माहौल बन रहा है पूरी जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में। आपने देखा होगा कर्नाटका के इलेक्शन के बाद और बाकी स्टेट्स के जो भी इलेक्शन हुए हैं, तो बीजेपी का कोई माहौल बन नहीं रहा है। अगर बीजेपी का माहौल बनता तो वो फिर इलेक्शन की देरी क्या है? तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी का कोई ग्राउंड नहीं है। और ऐसे भी पीर पंजाल में मुझे कोई लगता नहीं है कि बीजेपी कुछ वहाँ हासिल कर पाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल ही हमारे एक साथी सीनियर जो हमारे कुलीग भी रहे हैं, MLC रहे हैं अपर हाउस में, और जो बीजेपी में ज्वाइन किया था, कल वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए। और उन्होंने बताया भी है कि बीजेपी में जो ये सारा सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ एक रिजनमेंट के तहत वो वापस आए। हालांकि नेशनल पार्टी है और इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, बाय दिस वे दैट वे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का रूल है। तो कोई मुझे लगता नहीं कि रूलिंग पार्टी का कोई आदमी निकल के बाहर आएगा। तो लिहाजा ये जो उनके कहने और करने में तजाद है और कोलोफेल में जो तजाद है, उसका ही नतीजा है कि लोग छोड़ के आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम पीर पंजाल से कुछ नेचर आपके सामने और भी आएंगे इंशाल्लाह। राणा साहब, मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का, तो एक बार फिर से रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। हमने कल भी देखा कि कुछ लोग जो खित्ता पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए जो है वो दोबारा एक मेमोरेंडम जो है वो होम मिनिस्टर को सौंपा है। क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है? और अगर रिजर्वेशंस होती है तो वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीर पंजाल में आपको इन चीज़ों का सामना जो है वो करना पड़ेगा? देखिए, रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है शेड्यूल ट्राइब को, और उसके लिए सीटें भी उन्होंने रिजर्व की हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है, उसमें पहली बार आपको ये देखने में मिला है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी जो है उसमें कुछ सीटें हमारी हैं, जैसे पुंछ की 2 सीट रिज़र्व हैं और राजौरी में भी 3 सीटें रिज़र्व हैं। और पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है तो आने वाला है, तो पार्लियामेंट में शायद अभी तो पार्लियामेंट की सीट ये ओपन है, तो इस पे तो शायद इस सीट को क्या करेंगे, वो रिजर्व करेंगे शायद। पिछले दिनों में एक जो बैकवर्ड कमीशन है उसकी तरफ से कुछ आया था कि कुछ सोशल मीडिया में, और इसमें हमने देखा था कि शायद इस पर भी कुछ एक्सरसाइज हो रही है। तो कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि कुछ भी हो, रिजर्वेशन हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले ना मिले, किसी को शेड्यूल ट्राइब मिले या ना मिले, बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आप बात मान के चलें कि बीजेपी का जो पूरे मुल्क में और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के साथ जो उन्होंने वादे खिलाफियाँ की हैं, जैसे आपने देखा कि लास्ट टाइम में प्रधानमंत्री साहब ने एक ऑल डेलीगेशन, पॉलिटिकल पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली में बुलाया, और हमें उम्मीदें आई कि शायद हर घर में हर आदमी ने ये सोचा कि शायद
प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो देश की लीडरशिप जो है यहाँ स्टेट की बहाली की बात करेंगे, 370 की रिस्टोरेशन की बात करेंगे, और उन्होंने खुद माना कि दिल्ली से दूरी दिल से दूरी दिल्ली से दूरी, तो वो भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी दूरियां हो गई हैं। उन्होंने दूरियां कम करने की वहाँ बात की, लेकिन उसके बाद ज़्यादा दूरियां इन्होंने की। डिलिमिटेशन का आपने किया, एक खलवाड़ कर दिया। पूरे देश में जो है डिलिमिटेशन 2026 को होनी थी, अब आपने यहाँ पहले कर दिया। और आपने ये कहा, बार बार ये कहा कि आफ्टर डिलिमिटेशन हम बहुत जल्दी यहाँ इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन के बाद स्टेट का जो स्टेटस है इसको रिवाइव करेंगे। तो कुछ नहीं हुआ। बेरोज़गारी है, आप देख लीजिए, नौजवान जो है सड़कों पे हैं, हर किस्म की परेशानी है, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है, सिक्योरिटी का आप देख लीजिए कि क्या है। खासकर जो मेरा एरिया है खिताब पीर पंजाल, आप उसमें देख लीजिए कि पिछले 1-1.5-2 साल में कितनी हमारे लोगों ने, बिलखुसूस ये एक पुरअमन माहौल था इस खिताब पीर पंजाल का, और आप देख लीजिए कि वहाँ सिक्योरिटी की कितनी प्रॉब्लम रही है। तो कुल मिला के बीजेपी का और इस सिस्टम का जो इसका टोटल फेलियर है, ये कुछ भी कर लें, लोग इनके साथ नहीं चलते। राणा साहब, उमर साहब ने कल एक बार फिर से जो है वो इलेक्शंस की मांग की और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे हैं, उसके साथ ही जो है वो असेंबली इलेक्शंस जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के लिए तैयार है, और ख़ासकर उस वक्त जब आगे और 4 स्टेट्स के इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो यहाँ लोग, जो जुम्मा हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके साथ हमारी बात होती है, या जो एक लगता है ना, एक माहौल के मुताबिक, और ये मुझे लगता नहीं कि बीजेपी अभी इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन के लिए तैयार है। पंचायत के इलेक्शन ड्यू हैं, 2 महीने के बाद शायद इनकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, जिसमें 3 टियर्स इलेक्शन होने हैं। अब उसमें भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको भी, सिस्टम को जो एज़ पर एक्ट है उसको, उसके बरखिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात चल रही है, क्योंकि कौंसल का जो पीरियड है वो 5 साल के लिए है, और एक और टर्मिनस है इसके, एक ही बार 3 टियर्स के इलेक्शन होने हैं आपके, 5 सरपंच, डीडीसी, बीडीसी वगैरह के। और बीडीसी में थोड़ा सा इसमें टाइम दिया जाता है, क्योंकि बीडीसी के लिए जो इलेक्शन होना है वो 5 सरपंचेस ने बीडीसी को इलेक्ट करना है। बाकी डीडीसी का भी डायरेक्ट इलेक्शन है, और सरपंचेस और पंचेस के भी इलेक्शन है। तो शायद ये इलेक्शन ये करवाएं, इसमें अगर एज पर एक्ट करवाएंगे तो 3 टियर्स की आपको इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं। हाँ, इनका क्योंकि यहाँ कोई कानून से और कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये लोग शायद उस पर यकीन नहीं रखते। कोई उनकी दूसरी पॉलिसी हो तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वो इलेक्शन होने हैं, लोकल बॉडीज़ के यहाँ इलेक्शन होने हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं। अभी असेंबली के इलेक्शन की मुझे लगता नहीं कि असेंबली के इलेक्शन में ये लोग तैयार हैं, और इनको कोई अभी कॉन्फिडेंस, इनको अब इनके लोग छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अभी इलेक्शन में ये जाएंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन तो होने हैं, मुल्क भर में भी होंगे, जम्मू कश्मीर में भी हो जाएंगे, और उसके लिए थोड़ा सा हमें अलग से है, क्योंकि हमें अब पीर पंजाल को जो है वो अनंतनाग के साथ लगा दिया है। तो अब हमारा जो है वो अलग से एक, क्योंकि पहले हम जम्मू पुंछ सीट से हमारी ये सीट थी, अब अलग से हमें वहाँ लगा दिया है। अब देखिए, वो भी एक हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन बर कैफ लगा दिया है, वो तो इलेक्शन उसमें होंगे। लेकिन राणा साहब, आप ये चीज़ मानेंगे कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इस टाइम जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, लोग कहीं ना कहीं जो है अब परेशान हैं, तंग है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, लोगों के जो बेसिक और बुनियादी मसाइल हैं वो रह गए हैं। टोटल इनके हाथ से सिस्टम निकल चुका है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब उनमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। जो हमारे लोकल आईएएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर लोग हैं, उनको आपने कोई बड़ी असाइनमेंट नहीं दी हुई है, और वहाँ भी लॉबी सिस्टम है, और लोगों का जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो इनके हाथ से निकल चुके हैं। पब्लिक को इन्होंने डंप कर दिया है, अलग से कोई सुनवाई नहीं है, और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो हैं टोटल बंद पड़ी हैं। और
अगर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, आपका कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो उससे मुझे लगता नहीं है कि कुछ। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो लोग कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हर आदमी को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा पीर पंजाल में, मैं पीर पंजाल की ही बात करूंगा कि हमारे आर्मी के जवान वहाँ शहीद हो गए। मेंढर में भी मेरी कंस्टिट्यूंसी में ही 5 लोग शहीद हो गए। उससे पहले भी वहीं उसी एरिया में हमारे कुछ लोग ने शहादत दी, और फिर उसके फ़ौरन बाद जो है वो राजौरी में हुआ, तो उनका अभी तक कोई सुराग नहीं हुआ। ढांगरी में हो गए, हमारे सिविलियन को मार दिया गया। और आज भी आप देखने को मिला, कल मैं आ रहा था, मैं आया हूँ पुनिस से, तो मैं सुंदरबनी में हमारे काडर के लोग मिले। उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने में ये मैं आपके इस चैनल के ज़रिए ये मैं बात कहना भी चाहूँगा, मुझे याद भी आ गई, आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट पे बात की, कि 1-1.5 महीने में 7 कत्ल हो गए हैं, 7 मर्डर हो गए नौशहरा सुंदरबनी में, और लोगों को पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। ये ड्रग्स और ये जो मंशियात की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, और बड़े एक सिस्टम के तहत जो है इस बॉर्डर एरिया में और जम्मू के एरियाज़ में और फिर कश्मीर में, तो हमारे एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये है। तो एक कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो सेटअप है या एडमिनिस्ट्रेशन का, आप मुझे बताइए कि जिस सब डिवीजन में या जिस कंस्टिट्यूंसी में 7 कत्ल हो जाते हैं 1.5 महीने में, तो वहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर है, मुझे बताइए। लेकिन राणा साहब, ये जो 2223 का साल जो है ये पुंछ राजौरी के लिए काफ़ी भारी रहा है मिल्टन को लेकर। रिवाइवल ऑफ मिल्टन अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में जो है वो दोबारा से हुई है, और ख़ासकर जो एजेंसीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं वो भी बहुत चिंतित रही हैं इसको लेकर। एक तरफ दावेदारी ये की जा रही है कि बॉर्डर्स हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने पुंछ राजौरी में देखा तो किस तरह से लगातार अटैक्स हुए और उसमें भारी नुकसान भी जो है हमें उठाना पड़ा। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सेटअप ना होने की वजह से ये भी एक मसला है कि मिलिटेंसी का रिवाइवल हो रहा है? देखिए, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल सेटअप ना होने का एक मेन रीज़न है, और उसमें ये है कि जब आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, क्योंकि अगर आप एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, तो एक कम्युनिकेशन रहेगा पब्लिक के साथ। कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा तो फिर आपके जहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आपकी रुकेंगी, फिर आपको जो एरिया का, जो इलाके की इंफॉर्मेशन आपको आ रही है वो रुकेगी। जब आपको ये पता नहीं होगा कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो उस वक्त हालात तो ऐसे ही होंगे। तो लिहाजा ये भी एक मेन रीज़न है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफ है, पब्लिक एक तरफ, कम्युनिकेशन इनका कोई आपस में है नहीं, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो किसी की बात सुनता नहीं, ना ही कोई तवज्जो देता है। इवन आप सेक्रेटरीट लेवल पे आप देख लीजिए, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब आप मान के चलिए कि भाई कोई आपको इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलना है, तो वो आपको तो टाइम ही नहीं देंगे, टेलीफोन पे ही कोई नहीं आएगा। तो लिहाजा ये बात देखने को मिल रही है कि सबसे मेन रीज़न यही रहेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से और लोगों से दूरियां होने की वजह से ये सब क्रिएशन हो रही है। हर चीज़ की क्रिएशन, मिलिटेंसी बढ़ रही है, मनशियात बढ़ रहा है, और ये परेशानी जो है बढ़ रही है, और लोगों का कॉन्फिडेंस घात हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मेन रीज़न यही है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारी इस प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है, ये लोग हैं, इनको हमारी ज़रूरत ही नहीं। जब बेतवजही का शिकार एक समाज, सोसाइटी हो जाती है, तो उस वक्त यही होता है। राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है पीर पंचाल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अव्वल तो वो पूरा कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में पूरा क्लीन स्वीप करेंगे, और ख़ासकर पुंछ राजौरी को लेकर उनका ये कहना है कि पुंछ राजौरी में जो है वो जो रीजनल पार्टीज़ हैं हमारी, उनको जो है बड़ी हार का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है, या जैसे आपने लोगों के नब्ज़ की बात आपने की, कि आपको लगता है कि इस चीज़ का जवाब जो है लोग उनको देंगे? और आपने अभी लोकल इलेक्शंस की भी बात की, चाहे म्यूनसिपल कमिटीज़ की हो या म्यूनसिपल काउंसिल्स की हो या 3 टायर इलेक्शंस की हमने बात की, चाहे वो पार्टी बेस पे होता है या नॉन पार्टी बेस पे होता है, आपको लगता है कि ये जो मसले जो आपने लोगों के सामने रखे उसमें लोग जो है वो जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे, उनको तो जवाब मिल रहा है। वो मेरे बड़े दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं,
जो बीजेपी के सदर हैं, मुझे याद है कि 2000 जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, 2011-12 की बात है, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे हमारे कुछ जो, क्योंकि कोलिशन सरकार थी यहाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस फेवर में नहीं थी कि उसको बैन किया जाए, लेकिन कोलिशन में कुछ मजबूरियाँ होती हैं, बैन किया। और उसमें मैं उसके खिलाफ था, मतलब मैं गवर्नमेंट के उस विज़न के खिलाफ था कि नहीं जी, आपने ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे बैन लगाया ये गलत है। और हमने ये आंदोलन चलाया, पीर पंजाल में भी मैंने चलाया, तो हमने इनको, प्रधान साहब को वहाँ रजौरी पुंछ का इंचार्ज बनाया था। और बाद में ये जब इलेक्शन हुआ तो एमएलए भी बन गए और बीजेपी के सदर भी बन गए। बड़ी बात है पुंछ रजौरी के लिए कि नेशनल पार्टी के सदर हैं। लेकिन बस ये कल से शुरू हो गया है उनका हार जीत का सिलसिला। मुझे लगता है खुद उनकी सीट खतरे में है। हमारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं पीर पंजाल का इंचार्ज था, मैं प्रेसिडेंट हूँ पीर पंजाल का, और मैंने इनके एरिया में बड़ा काम किया है। और अब कंस्टिट्यूंसी भी इन्होंने अलग से बनाई, लेकिन वो कंस्टिट्यूंसी भी अलग से बनाने के बाद और सुरेंद्र चौधरी साहब को वो ले गए थे, उसको तो हमने वापस ले लिया। अब खुद इनकी कंस्टिट्यूंसी सुरेंद्र चौधरी साहब को हमने वापस ले लिया, और कालाकोट और सुंदरबनी का आपस में कोई कम्बिनेशन जुड़ नहीं रहा है। तो जाहिर है कि जो एमएलए होगा वो कालाकोट से होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। तो मुझे खुद इनका तरस आ रहा है ये कि भाई वो शायद इनकी गड्डी वो निकल ना जाए, वो कहते हैं ना गड्डी चल गई। तो अब मुझे लगता है कि इनकी गड्डी चलने वाली है। राणा साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, लेकिन अगर हम पीछे जितने जलसे जुलूस जो है वो पीर पंचाल में हुए, ख़ासकर पहाड़ी रिजर्वेशंस या बाकी इश्यूज़ को लेकर, तो हमने देखा कि लोगों ने एक अच्छी खासी तादाद जो है वो जलसों में दिखाई। आपको क्यों नहीं लगता कि वो लोग जो है वोट बैंक में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे? देखिए, उसके बाद भी होम मिनिस्टर साहब आए, और आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम के दौरान जब वो स्पीच कर रहे थे, लोग उठ के निकलना शुरू कर दिया। अब उनके जो प्रोग्राम इससे पहले जो हुए हैं वो तमाम सरकारी प्रोग्राम थे। इनकी जो अपनी पॉलिसी है, आप देखिए, जो इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, इसके हक में कौन है मुझे बताइए? इसके हक में ना ही तो हिंदू है, ना मुसलमान तो है ही नहीं, हिंदू भी नहीं और ट्राइबल नहीं, आपका जैन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है। अब जो इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो हैं वो अवाम दुश्मन है। तो जाहिर है कि ये जो जबर और तुग़यान की चक्की जो चल रही है, ये हिंदू मुसलमान सब पे चलती है इनकी, उस पर कोई किसी को ये सपेयर नहीं करते। हाँ, कोई आरएसएस का जो उनके अपने लोग हैं वो बच पाएँ तो बच पाएँ, बाकी ये जबर और तुग़यान, इख्तिलात और एहतजाल की जो माहौल बनाया हुआ है, ये सब के लिए, चाहे वहाँ का, मैं उसमें मुसलमानों को तो शायद ये ज़्यादा टारगेट बनाते हैं, लेकिन अपने लोगों को भी ये नहीं छोड़ते। तो लिहाजा ये है कि इनके प्रोग्राम और पॉलिसी को लेके लोग बिल्कुल एक किस्म के, जैसे आप कहेंगे, खफा हैं लोग, बिल्कुल अनायड हैं लोग। एक तरफ अवाम है और एक तरफ ये लोग। अगर ये इन लोगों को मैं कहूँ कि 10% भी भरोसा हो अपने पे, क्योंकि गलत काम किए हुए हैं, उन्होंने गलत काम किया, स्टेट को तोड़ा, ड्यूटी बना दिया, 370 को तोड़ा, 35A को तोड़ दिया, बेरोजगारी है। आप मुझे बताइए, आपने कहा था 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में जाएगा, वो कहाँ है? आपने कहा 3 करोड़ मुलाजिम लगाएंगे, वो कहाँ है? अब ये कल भी कोई सवाल कर रहा था कि ये जो कहते हैं कि अगर आपने नौजवानों को वोट देना है तो बीजेपी को दो, अगर कि एक परिवार को देना है तो आप उनको दे दें। भाई, आप मुझे बताइए कि आपने नौजवानों के लिए किया क्या है? जब हमारी सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना, उस वक्त कितने यूपीएससी में हमारे पोस्टें निकाली गई, कितने यूपीएससी में हमारे लोग गए, प्रोफेसर, इंजीनियर, लेक्चरर, मास्टर, टीचर्स, कितनी रिक्रूटमेंट हुई। हमारे यहाँ स्पेशल भर्तियाँ होती थी। आप मुझे बताइए कि आपने पिछले यूटी तोड़ने के बाद, पहले भी तो कुछ नहीं किया, उसके बाद क्या किया जम्मू कश्मीर में? आपने कितनी, ये तो एक अलग से आपने एक बिजनेस का एक ज़रिया बना दिया है कि आप पोस्टें निकालेंगे, उसके लिए फार्म लगेंगे, लोग फार्म खरीदेंगे, फीस भरेंगे और लास्ट में रिक्रूटमेंट करेंगे और फिर करप्शन भी आप करेंगे।
आप अपने घर भी भरेंगे और लास्ट में लिस्ट को कहेंगे ये स्कैम हो गया जी, लिस्ट को कैंसिल कर दिया। और ना ही उन लोगों के पैसे, ना ही उन लोगों ने, जिन लोगों ने अगर एक पोस्ट के लिए 10,000 पोस्ट के लिए 5 लाख आदमी अप्लाई करेगा, तो कम से कम 5 लाख आदमी के लिए 10-15 लाख रुपया तो गवर्नमेंट को गया। और फिर अलग से जो आपकी जो मुट्ठी गर्म होगी वो तो अलग से बात है, वो पैसा कहाँ जाता है। तो लिहाजा ये कुल मिला के नौजवान इनसे खफा, इनसे यहाँ के हिंदू मुसलमान खफा। तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में इनके लिए कोई अच्छा वक्त होगा। इनके अच्छे दिन जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और अगर अच्छे दिन इनको नज़र आते तो वो किसी भी टाइम में, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आज इनको कॉन्फिडेंस होगा कि पीर पंजाल से या जम्मू कश्मीर से हमें, आप मुझे ये उसी वक्त इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन तो इनके हाथ में है। इन्होंने 2 चीज़ें, 2 इंस्टीट्यूशन इनके काबू में नहीं आए। एक हमारा इंडियन आर्मी जो जिसका एक नाम है पूरे दुनिया में, और दूसरी जुडिशरी। इनको कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जुडिशरी को से भी इनको फटकार मिली और इंडियन आर्मी से भी इनको फटकार मिली। बाकी तो इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लिया हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन है? वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो आरएसएस कमीशन मैं उसको कहूँगा। डिलिमिटेशन कमीशन वो आरएसएस, वो नागपुर से ही उसकी डायरेक्शन होती थी, कहाँ आपको सीट बनानी है, कहाँ आपको क्या करना है। मुझे बताइए, आपका जो आप डिलिमिटेशन का आपने देखा होगा, जो उसमें इन्होंने सिस्टम को बगाड़ा है, वो सबके सामने है। तो लिहाजा अगर इनमें 1% भी कॉन्फिडेंस जब होगा तो ये इलेक्शन करवाएंगे। मुझे बताइए, 10 साल से यहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, ये कौन सा जवाब है? अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ के हालात ठीक हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट हुई है, पत्थरबाजी ख़त्म हुई है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को हमने ठीक किया है, मिलिटेंसी को हमने ख़त्म कर दिया है, तो फिर देरी किस बात की? फिर जमहूरी कदरों को आप बहाल क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आप जमहूरियत के कातिल क्यों बन रहे हो? सब माहौल सामान्य अगर है तो आप इलेक्शन करवाइए। यहाँ अगर आपकी हुकूमत बनेगी तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। मोदी साहब चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले मैंने उनको वेलकम, प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहले मैंने मोदी साहब को कहा कि शुक्र खुदा का, आप दोबारा आ गए हो, आप खुदा के लिए सबका साथ, सबका विकास आपका एजेंडा है, तो लेके चलें सबको। और उसके बाद उन्होंने क्या किया पूरे देश में, वो आपके सामने है। तो आज भी मैं कहता हूँ जनाब, अगर आपने अखलाकी जरूरत है, आप इलेक्शन करवाइए, आपकी ही हुकूमत बने, सबसे पहले मैं आपको मुबारक करूँगा। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम बने, और जब पॉलिटिकल सिस्टम बन जाता है तो मुझे लगता नहीं कि उस वक्त कैसा भी सिस्टम होगा, कम से कम एक लोगों को कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा, एक लोग जो डिप्रेशन से बाहर निकल के आएंगे। एक ये रहेगा कि कोई एमएलए है, चाहे किसी भी पार्टी का होगा, तो जब लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा, मैं एमएलए रहा हूँ, तो हमने हर जगह पे देखा है, जो हमारे वोटर थे नहीं थे, उस पर किसी, वो जब मिनिस्टर कोई बनता है, एमएलए बनता है, तो उस वक्त ये उसके सामने नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई भी सरकार यहाँ बन जाएगी, बने, इलेक्शन तो करवाएं, लेकिन वो इनमें अखलाकी जरूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद भी यहाँ असेंबली इलेक्शन, आज सुबह मेरी बात हमारे एक सीनियर दोस्त थे उनसे हो रही थी, मैंने कहा अभी ये आप मत सोचिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन करवाएंगे, इनका अगली इलेक्शन असेंबली के इलेक्शन करवाने की अभी इनमें वो है नहीं है सख्त। ये अभी सोचेंगे कि कैसे इनकी दुर्गत जम्मू कश्मीर के लोगों की बनाई जाए, वो बनाने के उस पर हैं, तो वो बना रहे हैं। जावेद राणा साहब, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपने ये सही सिमत बैठेगा इंशाल्लाह। जी, आपने वक्त दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये थे जावेद राणा साहब, जो कि सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमेशा बड़ी बेबाकी से जो है वो सवालों का जवाब देते हैं। इनका ये मानना है कि लोग जो है अपने गुस्से का इजहार वोट के ज़रिए करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपनी करनी का जो है वो खमियाजा भुगतना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।